हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि वैसी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। टोटल हम लोग को 4 पढ़ने हैं। उसमें से पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से दो हम लोग पढ़ चुके थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम लोग फाइनली ये भी कंक्लूड किए थे कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है और इसलिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते भी हैं। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग पहले समझे कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जैसे वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब क्या करेंगे, वो तो प्योर सॉल्वेंट हुआ, प्योर वाटर का है 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड करते हैं और उसको बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप ग्लूकोज डाल दीजिए, NaCl डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, कुछ भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिए और उसको सॉल्यूशन बना देते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज जब करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आप ऑब्जर्व करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस ना होकर के नेगेटिव में कुछ चला जाता है। तो पहले प्योर सॉल्वेंट जो वाटर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए कि वो -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीज होता है। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे निगेटिव में चला गया, कम हो गया। तो जब ये कम हो जाता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो जितना अमाउंट में कम होता है 0 डिग्री से उसी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ें, हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग पहले जानते थे 9th क्लास में कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाता है तो वहां पे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज टर्म्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। वही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि जब कभी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए तो उसको हम लोग उस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वो बर्फ भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है। तो जब लिक्विड से बर्फ में कन्वर्ट होता है प्योर वाटर, तो उस केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड रहता है और इधर लिक्विड होता है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर से जब बराबर हो जाता है तो उस केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। अब यहाँ पे ग्राफ जरा समझिएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर हम लोगों ने इधर ले लिया है, ठीक है, और इधर टेम्परेचर है। तो जब प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग बना देते थे इस प्रकार से ग्राफ बनाते थे हम लोग। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये जो है ये आपका सॉलिड है। सॉलिड का जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा इस प्रकार के ग्राफ बनता है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए जब लिक्विड फॉर्म होता है तो वैसे बनता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। मान लीजिए वाटर ले रहे हैं तो वाटर का ये जो T0F है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब ये प्योर सॉल्वेंट है और इसके द्वारा जो कुछ वेपर प्रेशर बनता है इसको P0A से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, है ना, याद है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ
नॉन वोलाटाइल सॉलिड डाल देते हैं, सॉल्यूट डाल देते हैं। जब सॉल्यूट डालेंगे नॉन वोलाटाइल, बहुत ही वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट होना चाहिए। जब उसको डाल करके बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो जो भी वेपर प्रेशर बन रहा था उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन का हमेशा प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम रहता है। अब सॉल्यूशन जब बन गया तो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर इसका ऐसे भी कम हो गया। तो वेपर प्रेशर जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के लिए ये पॉइंट हो रहा था, यहाँ पे पूरा जितना जितना है, ठीक है, वहीं पर सॉल्यूशन जब हो गया तो ये इस पॉइंट पे आ गया, मतलब कि वेपर प्रेशर कम हो गया। ये देखो यहाँ से, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस जैसे वाटर के लिए ले रहे हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। और अब जब इसमें मान लो ग्लूकोज डाल दिया या फिर यूरिया डाल दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी कि डिप्रेस हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब वाटर के लिए बात कर रहे थे तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे माइनस में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है जी। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल्टा TF जो हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा ये होगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है ना। और इधर क्या है, नेगेटिव में है कि नहीं, माइनस में कुछ भी होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो यही आपका क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो T0F है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन TF, क्योंकि TF निगेटिव में चला गया है और T0F प्योर सॉल्वेंट के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस केस में जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये T0F माइनस TF, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं इसको, इसको बोल रहे हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल कोई सॉल्यूट को ऐड किया तो ही तो डिफरेंस चला गया है, कम हो गया है कि नहीं। तो जो भी ये डिफरेंस आया है यही आपका क्या होगा, यही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर था ये P0A था और ये सॉल्यूशंस के लिए PS हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है ये आपका डेल्टा P है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन जो है ये आपका डेल्टा T है ना। तो उस केस में हम लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ से डेल्टा P निकालेंगे, ये भी एक ट्रायंगल जैसा बन गया। ट्रायंगल मतलब पॉइंट जब यहाँ से निकालेंगे तो ऐसे जाएगा, PS जाएगा। इसको और थोड़ा नीचे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, और नीचे करेंगे तो और ज़्यादा होगा, ऊपर करेंगे तो थोड़ा कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा P जो होगा वो डेल्टा T, ये दोनों के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कि जब ये नीचे करेंगे तो उस केस में डेल्टा P भी बढ़ेगा, डेल्टा T भी बढ़ेगा ना। इसको जब कम करके यहाँ पे लाएंगे तो उस केस में डेल्टा T और डेल्टा P दोनों कम हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा डेल्टा P में भी बढ़ेगा। डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, है ना। तो अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट के लिए P0A और ये सॉल्यूशंस के लिए आपका क्या है, PS है। और ये जो हम लोग निकाले हुए यही, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोल रहे हैं जी, यही है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्यों हुआ, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और इसको हम लोग शॉर्ट में LVP इज इक्वल टू P0A XB, याद कीजिए ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, पिछले वाले क्लास में भी किए थे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि यहां से डेल्टा P जो है इट इज इक्वल टू P0A XB हो जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो डेल्टा P है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इसको ऐसे मान लीजिए,
यहाँ से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा टी या डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये ट्रायंगल जैसा बन गया, तो ये वाला कम करेंगे तो आपको डेल्टा पी भी कम हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा टी भी कम हो जाएगा। इसको जब बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा, डेल्टा पी भी बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ से डेल्टा टी एफ अगर मैं लिखूँ तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई कॉन्स्टेंट के लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये जो होगा ये आपको डेल्टा पी की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि लिखता हूँ पी नोट ए एक्स बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, तो ये होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के पी नोट ए एक्स बी। अब यहाँ से के आपका कांस्टेंट है और डेल्टा पी जो है ये भी आपका कांस्टेंट है, तो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए। ठीक है जी। अब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग पी नोट ए एक्स बी की जगह पे लिख रहा हूँ मैं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए है और एन बी सॉल्यूट के लिए है ना, तो यहाँ से ऐसे लिख लिए। अब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग एक पॉइंट ऐड किए थे कि जब कभी भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और सॉल्यूट एकदम थोड़ा सा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि एन ए प्लस एन बी इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एन ए प्लस एन बी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू एन ए हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी एफ जो होगा इट इज इक्वल टू के पी नोट ए, ठीक है। अब यहाँ से एन बी एन ए लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो के पी नोट ए। अब यहाँ से एन बी तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए आपका सॉल्वेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, जैसे वाटर के लिए 18 है ना, तो ये भी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट को इसके साथ में लिख लेता हूँ, तो पी नोट ए एम ए और यहाँ से आ गया एन बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ से देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो इसको मैं ले लेता हूँ इन केजी। क्या ये मोलालिटी हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म आपका मोलालिटी कहलाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग ऐसे भी एन बी बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ए, जिसको हम लोग मोलालिटी बोल रहे हैं इन केजी। इसका मतलब डेल्टा टी एफ जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया। तो इसलिए यहां से लिख सकते हैं हेंस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये प्रूव किया था कि जब कभी भी यहाँ से जो भी निकाल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी कर देंगे तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। तो हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है डेल्टा टी एफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये भी हम लोगों ने देखा। अब ये जो डेल्टा टी एफ है इट इज इक्वल टू, यहाँ से एक कॉन्स्टेंट लाइन के एफ इज इक्वल टू मोलालिटी। ठीक है जी।
और ये जो के एफ है ये आपका कांस्टेंट होगा। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। ध्यान रखिएगा, मैं वैसे सॉल्यूट की बात कर रहा हूं जो प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बनाने के दौरान वो कभी भी ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। इन केस की डिसोसिएट और एसोसिएट होने लगे तो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि वहाँ पे वन टॉप फैक्टर आई का वैल्यू आ जाता है, और आई का वैल्यू जब आ जाएगा तो उस केस में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम कर लेते हैं। ठीक है, और आई यहाँ पे क्या है जी, आई है आपका वन ऑफ फैक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि NaCl रहेगा तो इसके लिए Na प्लस और Cl नेगेटिव होगा, तो 1 मोल NaCl का 2 मोल दे रहा है, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल आपका Cl नेगेटिव, तो उस केस में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से MgCl2 होगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन का 2 मिल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, I का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, मैं लिख लेता हूँ वेयर केएफ। केएफ जो होता है इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ क्या है जी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे भी केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा भी नाम होता है, क्या होता है, इसका होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा भी नाम क्या है जी, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अब यहां से इससे रिलेटेड जो भी है फॉर्मूले हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कभी कभी केएफ का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछता है, तो 4 केएफ जब प्रैक्टिकली इसको हम लोग फाइंड करें तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 मोलल सॉल्यूशन लेते हैं। वी टेक 1 मोलल सॉल्यूशन। और 1 मोलल सॉल्यूशन कैसे लेंगे जी, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 kg कोई भी सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है, और उसमें 1 मोल, मोलरिटी जिसका 1 होना चाहिए, 1 मोल सॉल्यूट ले लेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। कैसे, हम लोग देखिए यहाँ पे 1 kg मान लीजिए कि वाटर लेते हैं, तो 1 kg वाटर लेकर के उसमें 1 मोलर सोल्यूट डालना है। अब सोल्यूट में अलग अलग NaCl डालोगे तो आप 58.5 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप ग्लूकोज डालते हो तो ग्लूकोज जब डालोगे तो उसमें क्या 180 ग्राम लेना पड़ेगा। इनकेस कि आप शुगर डाल लेते हो तो शुगर में क्या है 342 उसका मॉलिक्यूलर मास, जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ग्राम आप ले करके मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करेंगे तो मोलिटी 1 आ जाएगा। तो ये मोलिटी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल लें। तो उस केस में जब फ्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ये देखा जाता है वाटर के लिए, ठीक है, कि ये माइनस में चला गया। कितना, तो माइनस में आपको 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर वाटर का हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं कि केएफ का वैल्यू क्या होगा। तो वाटर में हम लोग कोई भी जैसे ग्लूकोज डाल दिया, 180 ग्राम हमने ग्लूकोज डाल दिया हुआ है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट TF से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसका देखा जाता है कि -1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वाटर के लिए T0F यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा TF जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जी, तो 0 माइनस 1.86। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ओवरऑल 1.86 डिग्री सेल्सियस ही आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा TF, यहाँ से वैल्यू पुट करके क्या निकलेगी जी, मोलरिटी यहाँ पे 1 था
क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा टी एफ जो है इतना निकला, ठीक है। तो अब यहाँ से पुट करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये था के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना आया तो 1.86 के एफ और मोलैलिटी, तो के एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के एफ का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका के एफ का वैल्यू निकल जाएगा वाटर के लिए। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू अलग अलग होता है और ये हमेशा डिपेंड करेगा क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अब यहाँ से के एफ का वैल्यू निकल गया। के एफ का वैल्यू आप थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपको लेटेंट हीट दिया जाता है, ठीक है। लेटेंट हीट से इस्तेमाल करके एक फार्मूले, लास्ट क्लास में भी हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे थे, तो उसमें हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने केबी का वैल्यू निकाला था, उसी प्रकार से टीएफ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस प्रकार से 1 मोल सॉल्यूशन लेकर के हम लोग कर सकते हैं, और थ्योरेटिकली जब हम लोग केएफ का वैल्यू निकालना होता है तो ये फार्मूला है आर टी नॉट एफ स्क्वायर 1000 बाई डेल्टा एल एफ। डेल्टा एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम सॉल्वेंट, एंड केएफ क्या है, आर टी एफ नोट टी नॉट एफ स्क्वायर एम ए 1000 बाई डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ क्या है जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल पर सॉल्वेंट, ठीक है। तो लेटेंट हीट पर ग्राम से रिलेटेड होगा और एंथैल्पी जब लेंगे तो मोल से रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं। ये आपको डेल्टा एल एफ और डेल्टा एच एफ ये आपको मेंशन किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो एनर्जी के टर्म में होते हैं, या तो आपको कैलोरी में इस्तेमाल करना है या फिर जूल में। तो 8.314 जूल वाला और 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री केल्विन, इन दोनों में से कोई भी आपका एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम निकल गया। ये एम क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी निकालने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ मोलैलिटी को लेकर के ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ से क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेंगे। मान लीजिए कि आपको वेट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इन केस के ग्राम में दिया रहता है, यहाँ तक केजी में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मोलर मास आपको दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो बड़ा ही आसान हो गया। इसमें क्या है कि 60 ग्राम ग्लूकोज आपको 250 ग्राम वाटर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका मोलैलिटी निकालते हैं, ठीक है। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 60 बाई ये सॉल्यूट का कितना मोलिकुलर वेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट का रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 250, लेकिन ये किस में होना चाहिए 1 kg में होना चाहिए, तो ये 250 बाई 1000, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी सिंपल बना के लिख सकते हैं, 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 180 इंटू 250 लिख सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, तो ये 4 से हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 3 से, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.33 समथिंग आ जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी 1.33 हो गया, ठीक है। इतना मोल पर केजी इसको लिख सकते हैं, मोल पर केजी। अब मोलैलिटी हमारे पास उतना निकल गया, केएफ का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ, तो डेल्टा टीएफ नहीं निकल जाएगा। तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा जी, केएफ का वैल्यू है 1.86 और मोलैलिटी निकला 1.33। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.473, ऐसे कुछ समथिंग इसका वैल्यू आ जाता है। तो ये जो है ये आपका क्या है, डेल्टा टीएफ है, ये आपका इतना डेल्टा टीएफ है। और वाटर के लिए हम लोग जानते हैं टी नॉट एफ जो होता है ये कितना होता है जी, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो जब इसको माइनस में करेंगे हम लोग, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो हम लोग क्या जानते थे, डेल्टा टी एफ जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना। और यही टी एफ हमें कैलकुलेट करना है। इसको ऐसे भी लिख लें, टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये डिग्री केल्विन में है, क्योंकि के एफ जो निकाला हुआ है ये डिग्री केल्विन में है। नेगेटिव में जब चला जाता है तो उसको डिग्री केल्विन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये टी नॉट एफ 0 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हम लोग लिख सकते हैं, 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। और इतना डिग्री केल्विन आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 273 माइनस 2.473, ये आपका आता है 270.5 डिग्री केल्विन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक और छोटा सा सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। NaCl का मोलर मास है आपका 58.5 ग्राम, टू डिजोल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर, इतना आपका सॉल्वेंट दे दिया है। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको 2 डिग्री से कम करना है, ठीक है। यानी कि टोटल आपको TF जो दिया हुआ है वो आपको 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमको कम करना है। Assuming that NaCl undergoes complete dissociation, अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि NaCl जब डिसोसिएट करता है तो वहाँ पे 1 मोल NaCl 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल सोडियम का, दूसरा मोल क्लोराइड आयन का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें कि ये जो NaCl है ये डिसोसिएट हो करके Na प्लस और Cl नेगेटिव देता है। तो उस केस में वाट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मोल आपका Na प्लस और 1 मोल क्लोराइड आयन। हमने 1 मोल डाला था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में मिला क्या, 2 मोल, तो I का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ से सिंपली हम लोग निकाल लें डेल्टा TF, क्या आता था जी, ये था KF इंटू मोलरिटी। अब मोलरिटी के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KF नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आगे भी चाहे तो बढ़ा के लिख सकते हैं, KF इज इक्वल टू, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसके लिए हम लोग क्या कर लें, इसको कर लें वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब तो बड़ा आसान हो गया। अब यहाँ से ग्राम में दिया हुआ तो kg में कन्वर्ट करना भी आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनली हम लोग यहाँ से पुट कर लें कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पूछ रहा है, KF का वैल्यू आपको दिया है 1.86 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट आपका पूछ रहा है, WB आपका निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट आपका दिया 58.5, NaCl के लिए वही होता है, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका दिया कितना, 37.2। अब इसको kg में चाहिए, तो kg में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब पूरा का पूरा वैल्यू आपको मिल गया है। अच्छा, डेल्टा TF जो है ये भी आपका वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ आपका डेल्टा TF आपको दिया हुआ है 2 डिग्री के लिए। तो अब पूरा का पूरा डेटा हमें मिल गया। अब इसको हम लोग फाइनली यहाँ से हम लोग WB निकाल लें। तो इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से लिख लें 2 इंटू 58.5 37.2 डिवाइड बाई 1000.8, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे I का वैल्यू जो था ये 2 था, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, I के FM लिखेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो I का वैल्यू यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना है, 2 है I का वैल्यू। तो I का वैल्यू पुट करते हुए जब I आ जाए तो उस केस में डेल्टा TF इक्वल टू I KFM हम लिखते हैं, जहाँ I को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आ जाएगा ये आपको 1.17 ग्राम आता है। तो ये आपका वेट ऑफ NaCl मिल जाएगा,
तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे।